मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ राजेश शरियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रैंकर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 लेक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा स्टार्टिंग जो होगा वो होगा आपका कहाँ से, आपका होगा इनटेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा इनटेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज का थियरी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1.6। बोल रहा क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन देम। आपको अलग अलग कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसको आप अलग अलग सॉलिड्स दे रखा, आपको अलग अलग प्रकार में आपको क्लासीफाई करना है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड्स होते हैं हमारे मेनली 4 प्रकार के, ठीक है। एक होता है मॉलिकुलर, एम फॉर मॉलिकुलर, और एक होता है तुम्हारा मेटालिक, एक होता है तुम्हारा आयोनिक, और एक होता है तुम्हारा कोवेलेंट। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हमको इन चारों में क्लासीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, 4 कॉलम पहले बना लेते हैं। हमने क्या किया, 4 कॉलम बना लिया। एक में मैंने लिख दिया मॉलिकुलर। अब मॉलिकुलर में तीनों आ जाएगा, ठीक है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों। दूसरा में हमने कर लिया आयोनिक, आई फॉर आयोनिक। तीसरा में हमने कर लिया मेटालिक, ठीक है, और चौथा में हमने कर लिया सी फॉर कोवेलेंट। अब सबसे पहला देखिए, जो सबसे पहला एटम सॉलिड दे रखा वो क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम क्लोराइड का हम लोग जानते हैं, पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो, या सॉरी पोटाशियम सल्फेट दे रखा है, मैंने पोटाशियम क्लोराइड बोल दिया। तो पोटाशियम जो क्लोराइड होता है, 1 मिनट, हाँ 4 अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले में मॉलिकुलर, दूसरे में मेटालिक, चलो, तीसरे में कोवेलेंट, चौथा में आयोनिक। चलो इस तरीके से कर लिया है ना। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटाशियम सल्फेट का। तो पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर पोटाशियम कैटायन है और सल्फेट क्या है, एनायन। कैटायन और एनायन किस में होता है, ये आपका होता है आयोनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा K2SO4। तो पहला जो है वो कौन सा है, आयोनिक सॉलिड है। दूसरा आपका टीन। टीन हम लोग जानते हैं कि टीन जो है वो क्या होता है, टीन जो है वो आपका मेटल होता है ना, SN जिसका आपका फॉर्मूला होता है। तो मेटल जो है वो मेटालिक सॉलिड में आ जाएगा, तो टीन हमने मेटालिक सॉलिड में डाल दिया, ठीक है, टीन हमने मेटालिक सॉलिड में डाल दिया। तीसरा क्या, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है, C6H6, है ना। जब इसका हम लोग पिक्चर बनाएंगे तो किस तरीके से आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, है ना, इधर हाइड्रोजन, हेक्सागोनल शेप बनाना, हेक्सागोनल शेप, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं ना। तो होता क्या है, ये जो है बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर कार्बन कंपाउंड है तो कोवेलेंट कर दीजिए। ये एक्चुअली कोवेलेंट नहीं होता, ये मॉलिकुलर होता है। क्यों मॉलिकुलर होता है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट ना सब जगह कट करके 0 आता है। अभी के लिए बस ये याद रख लो कि C6H6 का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। कैसे होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये C6H6 है, आपको शुरू वाला क्या पता चल गया, जो पोटाशियम सल्फेट था वो आपको क्या निकला, आयोनिक। टीन मेटल है तो मेटालिक। बेंजीन जो है वो बन गया मॉलिकुलर, कैसा, नॉन पोलर, क्योंकि इसका जो आता है डाइपोल वो 0 आता है। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड हो गया, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ है यूरिया। यूरिया मतलब CONH2, CONH2, है ना। तो देखो ये भी आपका मॉलिकुलर सॉलिड में आ जाएगा। क्यों मॉलिकुलर सॉलिड में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमको देखना है कि डाइपोल है कि नहीं। बस ये अभी तुम लोग को बस ये याद रखो, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है उसको पोलर बोलते हैं, जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका मॉलिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमोनिया। अमोनिया दैट इज़ NH3, है ना, NH3। तो आयोनिक है नहीं क्योंकि ये नॉन मेटल है। दूसरा मेटल है, मेटालिक सॉलिड है नहीं क्योंकि मेटल है नहीं। तो बचा क्या, कोवेलेंट, और नेक्स्ट क्या बच गया हमारा, एक मॉलिकुलर। तो बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं कि कोवेलेंट लिखे या मॉलिकुलर लिखे। तो देखो मॉलिकुलर में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन के बीच में भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। लेकिन NH3 का जब तुम लोग शेप बनाएगा NH3 इस तरीके से, तो इसका कुछ ना कुछ पोलरिटी आएगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट आएगा।
हम लोग जानते हैं ना डाइपोल मोमेंट हमेशा किस तरीके से होता है, अगर नहीं किसी को पता है तो बस वो सिर्फ इतना याद रखे, डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। हाइड्रोजन प्लस होता है नाइट्रोजन, तो इसमें पोलरिटी है, देयरफॉर ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वाटर। हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होता है, देयरफॉर ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर 3 प्रकार का होता था। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ZnS, ये तो कैटायन और एनायन में टूट जाएगा, ZnS2+ और सल्फर 2- है ना, तो ये आयोनिक है क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, हमें पता है कि कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड ये सारे कोवेलेंट होते हैं, तो ग्रेफाइट कैसा सॉलिड हो गया, वो हो गया आपका कोवेलेंट सॉलिड। रुबिडियम, रुबिडियम है क्या, हमने पढ़ा है ना, जो सबसे पहला ग्रुप 1 एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब, ये रब जो है ना दैट इज़ रुबिडियम, रुबिडियम इज अ मेटल, तो ये मेटालिक सॉलिड हो गया। आर्गन क्या होगा, आर्गन नोबल गैसेज होता है, तो हमने पढ़ा था एक नन पोलर मॉलिक्यूल, नन पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिसमें वैंडर वाल फोर्स होता है, ठीक है, और जितने भी नोबल गैसेज होते हैं वो आते हैं इसमें, तो आर्गन इज अ नोबल गैस, देयरफॉर इट इज़ अ नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इज अ, आप इसको कोवेलेंट सॉलिड बोल दो, क्योंकि सिलिकॉन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड है ना, सिलिकॉन और कार्बन एक दूसरे से कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है, सॉलिड इज वेरी हार्ड electrical insulator in solid as well as in molten states, melts at extremely high temperature, what type of solid it is। A solid जो है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, और वो सॉलिड में भी इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं करता है और मोल्टेन स्टेट से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो देखो आयोनिक से तो मोल्टेन में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है, मेटालिक से भी पास करेगा, और पोलर और नॉन पोलर दैट इज मॉलिक्यूलर से भी पास करता है, थोड़ा मोड़ा मोल्टेन में कर दो, लेकिन कोवेलेंट से पास नहीं करता है और वो हार्ड भी होता है, ठीक है, तो हम इसको कोवेलेंट सॉलिड कह सकते हैं। तो सॉलिड एक किस क्या हो गया, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। आप बच्चे का, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपका सबसे पहला अभी का वर्क यही है कि आप हमको बताइए 1.7 का जो मैंने आंसर लिखा है कोवेलेंट सॉलिड वो सही है कि नहीं, ठीक है, और मैंने जो रीज़न दिया है वो सही है कि नहीं। मैंने क्या रीज़न दिया है, सॉलिड ए जो है वो हार्ड है और इंसुलेटर है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, दोनों स्टेट में हार्ड है, तो हम लोग को पता है कार्बन और डायमंड बहुत हार्ड होता है, कोवेलेंट है। इंसुलेटर है सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, तो आयोनिक में तो करंट पास करता है, मेटालिक में भी पास करता है, पोलर नॉन पोलर में भी पास करता है ना, लेकिन कोवेलेंट में नहीं करता, इसलिए इसको मैंने कोवेलेंट सॉलिड बोला। आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या बोल रहा है, आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। देखो NaCl ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयोनिक सॉलिड का नमक। नमक जो हम लोग घर में खाते हैं वो किस तरीके का होता है, सॉलिड में होता है ना, इस तरीके से, ठीक है, चीनी का महीन टाइप में होता है, तो इससे अगर तुम बैटरी जोड़ दो तो करंट पास नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें तुम पानी मिला दो, क्या मिला दो, पानी, और इसको पिघला दो, मोल्ट कर दो, मेल्ट कर दो, और फिर इससे बैटरी जोड़ो प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग लिखेंगे जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग मेल्ट कर देते हैं तो उसमें आयंस फॉर्म हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, आयंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड आयन वाइल मेल्टिंग एन आयोनिक सॉलिड इट स्टार्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि आयंस में टूट जाते हैं और हम लोग जानते हैं कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना उसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मेलिएबल और डक्टाइल। ये बचपन से 9 और 10 में पढ़ रहे हो, जो मेटल्स होता है, मेटल्स वो मेलिएबल होता है, मतलब उसको पीट करके हम लोग क्या करते हैं, सीट बना सकते हैं। डक्टाइल होता है मतलब पीट करके तार बना सकते हैं, और कंडक्टर होता है, तो मेटालिक सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा प्रकार का सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होता है, करंट पास भी होता है, मेलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 में, ये सारा NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 13 तक है, ठीक है। हमने 1.6 से पहले तक का प्रीवियस वीडियो में, शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1.10 आपसे क्या बोल रहा है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का क्या महत्व है, तो हमने बताया था ना
कि जो भी हमारा ये क्रिस्टल लैटिस होता है उसके सारे कॉर्नर्स पर जो एटम्स होते हैं या फेस पे या एज पे या बॉडी सेंटर पे, उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको कि जो लैटिस पॉइंट होता है वो किसी एटम या किसी आयन को रिप्रेजेंट करता है, किसी एटम को या किसी आयन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट इज दैट इट रिप्रेजेंट्स वन एटम और अ आयन। क्लियर है? क्या महत्व है? तो ये एक एटम या एक आयन को दिखाता है। 1.11 में क्वेश्चन बोल रहा नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो हमने एक यूनिट सेल देखा था, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये इस तरीके से। इस क्यूबिक यूनिट सेल को हमने 6 पैरामीटर्स दिए थे। एक इसका लेंथ, ठीक है, दूसरा इसका ब्रेथ और तीसरा इसका हाइट, है ना। तो लेंथ को ए से डिनोट करते थे, ब्रेथ को बी से और हाइट को हम लोग सी से डिनोट करते थे। फिर 3 एंगल भी हमने देखा था, एक अल्फ़ा, एक बीटा, हाँ, और एक गामा, ठीक है। तो 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल का। कौन कौन सा? तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल आर। पहला, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जिसको ए बोलेंगे। दूसरा, सिर्फ लेंथ मत लिखना, जो मेरा ऑडियो सुनो वैसे लिखो, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। दूसरा, ब्रेथ ऑफ द यूनिट सेल, बी। तीसरा, हाइट ऑफ द यूनिट सेल, सी। चौथा, एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, अल्फ़ा। पांचवा, एंगल बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट, बीटा। छठा, एंगल बिटवीन हाइट एंड लेंथ, दैट इज गामा। ये 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको 1.12 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो आप क्या करिएगा, ब्रेविस लेटिसेस, जहां मैंने एक पिक्चर में दिखाया था कि 14 ब्रेविस लेटिसेस होते हैं, उनके आप 2 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिएगा, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिएगा हेक्सागोनल और एक तरफ लिख लीजिएगा मोनोक्लिनिक। आपको एनसीईआरटी में भी एक चार्ट दिया होगा, उससे उसका भी यूज कर सकते हैं। 14 प्रकार का 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिसेस दिया गया है। उसका आप ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लीजिएगा, और अल्फ़ा बीटा और गामा दोनों पॉइंट, इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, मतलब इसका ए बी सी इक्वल होता है कि नहीं होता है, इसका ए बी सी इक्वल होता है कि नहीं होता है, इसका अल्फ़ा बीटा गामा किस तरीके से होता है और इसका अल्फ़ा बीटा गामा किस तरीके से होता है। ये 2 डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। 1.12 का ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फेस सेंटर्ड FCC और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको 2 डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो 2 डिफरेंस क्या, पहला डेफिनेशन डाल देंगे और दूसरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स डाल देंगे, है ना। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं। मान लो कि ये एक यूनिट सेल है, सपोज दैट दिस इज अ यूनिट सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड किसको बोलते थे, जिसमें कॉर्नर के साथ फेस के सेंटर पर भी, ये एक फेस का सेंटर हुआ, ये एक फेस का सेंटर हुआ, ये एक फेस का सेंटर हुआ, ये एक फेस का, ये आगे और पीछे 6 फेस सेंटर है। तो दैट यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स अलॉन्ग विथ ऑल द 6 फेस सेंटर, उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर पहला डेफिनेशन लिख देना। दूसरा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स 4 होते हैं। कैसे 4 होते हैं? क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम होता है और 6 फेस सेंटर पर होता है। हर एक कॉर्नर का एफिशिएंसी कितना होता है, 1/8, पहले लेक्चर में बता चुके हैं। और हर एक फेस सेंटर का एफिशिएंसी कितना होता है, 1/2। 8 को 1/8 से काटा 1, इसको काटा तो 3, 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4 एटम हो जाएगा। क्लियर है? अब एंड सेंटर का हम लोग बना देते हैं ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का जो पिक्चर है। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने क्या पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस में है, मतलब अगर ऊपर वाला फेस में है तो एक नीचे वाला फेस में रहेगा, ठीक है। तो उसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इधर में एंड सेंटर्ड में आप उसका पहला पॉइंट में डेफिनेशन लिखेंगे, दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स अलोंग विथ एनी वन अपोजिट पेयर ऑफ फेस, उसी को हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पर है और 2 फेस सेंटर पर है, सिर्फ 2। तो 8 कॉर्नर्स के लिए 8 × 1/8 करेंगे और 2 फेस सेंटर के लिए 2 × 1/2 करेंगे, तो ये कट के 1 और ये भी कट के 1, मतलब टोटल 2 एटम्स आएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2, और उधर 4 होता था। क्लियर है? 1.13 जो अभी मैंने बताया वही है। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर एंड द बॉडी सेंटर इज द पार्ट ऑफ द नेबरिंग यूनिट सेल।
मतलब इफ़िशियंसी पूछ रहा, कॉर्नर का इफ़िशियंसी कितना होता है और बॉडी सेंटर का इफ़िशियंसी कितना होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्नर्स 8 होते हैं और 8 का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 1/8, और बॉडी सेंटर एक ही होता है इसलिए उसका इफ़िशियंसी 1 हो जाएगा। तो कितना पोर्शन लोकेटेड होता है 1/8 कॉर्नर का और बॉडी सेंटर का 1, है ना। मेनली आपसे इफ़िशियंसी पूछ रहा था। नेक्स्ट जो अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.13 तक। अब हम लोग पढ़ने वाले थ्योरेटिकल पार्ट। सबसे पहले क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हमने अभी तक क्या देख रखा है, यूनिट सेल देख रखा है, एटम्स के बारे में देख रखा। तो हम लोग को पता है कि एटम्स हम लोग को कैसा बनाना है, इस स्फेरिकल टाइप में बनाना है, ठीक है। तो जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 डायमेंशन, एक होता है 2 डायमेंशन और एक होता है 3 डायमेंशन। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर है। तो देखो, जब भी एटम्स को हम लोग सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स एक्सिस में सजा देंगे या तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वाई एक्सिस में सजा देंगे, ठीक है। ये तो इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग 1 डायमेंशन बोलेंगे। इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को भी हम लोग 1 डायमेंशन, सिंपल भाषा में, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं, वैसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स या तो सिर्फ एक्स एक्सिस में लगा हुआ रहेगा या तो सिर्फ वाई एक्सिस में लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब 1 डायमेंशन का बनावट बोलते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन किसको बोलेंगे, वैसा स्ट्रक्चर, वैसा बनावट जिसमें एटम्स एक्स एक्सिस की तरफ भी रहेगा और एटम्स वाई एक्सिस की तरफ भी रहेगा, उसको हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो 2 डायमेंशनल किसको बोलेंगे, वैसा टाइप ऑफ क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, है ना। ध्यान यहाँ रखने वाली बात क्या है कि लेयर्स कितने भी हो सकते हैं, लेयर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस में 3 लेयर हो जाए, 4 लेयर हो जाए, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। बस यही हमको समझना है कि वैसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स एक एक्सिस पे है, चाहे एक्स एक्सिस पे है चाहे वाई एक्सिस पे है, वो 1 डायमेंशन हो गया। जिसमें दोनों एक्सिस पे है, एक्स पे भी है और वाई पे भी है, वो जैसे एक्स और वाई दोनों है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशन किसको बोलेंगे, तो मान लो कि हमने सबसे पहले 2 डायमेंशन एक स्ट्रक्चर एक बना लिया, ये मैंने लेंथ भी बना लिया और ब्रेथ भी बना लिया, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ कैसे, इसको मान लो हम लोग लेंथ बोल रहे हैं, इसको हम लोग ब्रेथ बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोई एटम जो है इन दोनों के ऊपर पे डाल दो, ऊपर मतलब समझो लेंथ एक्स एक्सिस की तरफ तुम लोग कुछ भी बिछा लो बॉल को, वाई एक्सिस की तरफ भी तुम लोग बॉल को बिछा लो, ऊपर से फिर ऊपर से अगर तुम एटम्स डालना इस पर शुरू कर दो इस तरीके से, हाइट ऊंचाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। 3D स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ, चलो पिक्चर में। ये आपका 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, क्यों, क्योंकि जो है सिर्फ एक में है। ये आपका 2D हुआ क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों है। ये भी आपका 2D हुआ क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों है। ये आपका 3D है। 3D में क्या क्या देखो, एक तो लेंथ है, हाँ, एक ब्रेथ है और एक हाइट भी है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से आपको अच्छा हाईलाइटेड दिखेगा। दैट ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, 3 चीज़ दिखा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ दिखेगा और ब्रेथ दिखेगा, क्लियर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ दिखेगा। तो ये 3 प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था 2 डायमेंशन में, वो खुद 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो 2D पैकिंग है, 2 डायमेंशनल पैकिंग है, वो 2 प्रकार का होता है। CP मतलब क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और CP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कैसे बनते हैं समझो। हम लोग जो सजा सकते हैं एटम को, एक तो चलो एक्स एक्सिस पे ले लिया तो ये 1D हो गया। अब एटम को इस तरीके से सजाएं कि इसका कॉर्नर को कॉर्नर से टच कर रहे, इसका कॉर्नर को इसका कॉर्नर से टच कर रहे, इसका कॉर्नर को इसका, मतलब ये कॉर्नर मान के चलो, इसका कॉर्नर को इसका कॉर्नर से टच कर रहे। ये इधर से एक टच करना है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से टच करना है ना। ये एक इधर टच करना है और एक इधर टच करना है, इस तरीके से। एक इधर और एक इधर टच करना है, इस तरीके से।
एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखते हैं क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, ओ सॉरी मैंने तो पिक्चर ही मिटा दिया ना। चलो पिक्चर फिर से बना लेते हैं। ये हुआ एक एटम, ये एटम, ये एटम एक्स एक्सिस में पहले बिछा लिया। चलो वाई एक्सिस पे भी मैंने बिछा लिया। ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कंपनसेट कर लीजिए, समझ लीजिए ऐसे में ही। ये एक तरीके से बना लिया। आपको पता चल रहा है ना मैं कैसे बना रहा हूँ। एक इधर टच करना है, एक इधर टच करना है, एक एक पॉइंट पे, एक इधर और एक इधर। क्लियर है, ऐसे इस तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे, जो एटम्स है उसके सारे सेंटर होंगे। यहाँ एक सेंटर होगा, सेंटर, सबका सेंटर बना दे रहे हैं इस तरीके से, सारे स्फेयर्स का सेंटर। तो ये हमारा सारे स्फेयर का क्या हो गया, सेंटर। हम क्या कर रहे हैं, इन चारों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, या इन चारों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ये बन रहा है शेप, वो स्क्वायर की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है, स्क्वायर की तरह। तो वैसा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जिसमें यूनिट सेल जो है वो स्क्वायर की तरह दिखता है, उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब बनेगा, वैसा 2D एक्सिस में जब एटम को सजाएंगे, जिसमें हम लोग एटम को इस तरीके से सजाएंगे कि वो 2 कॉर्नर को, हर एक का मतलब एक कॉर्नर नीचे वाला और एक कॉर्नर दाएं या बाएं वाले को टच करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पहला फीचर है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर C4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। क्या होता है, 4। सर कैसे 4 होता है, हम किसी भी एटम को देख लेना, वो देखो चार एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। मान लो हम इस एटम को देख रहे हो तो एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, है ना, और एक यहाँ भी बनता तो 4। चलो बीच वालों को देख लेते हैं। एक इसका यहाँ जुड़ेगा, एक इसका यहाँ जुड़ेगा, एक इसका यहाँ टच है, एक इसका यहाँ टच है, 4 जगह टच है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, जो यूनिट सेल बनेगा वो हेक्सागोन बनेगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जगह 6 हो जाएगा, क्योंकि वो 6 एटम से टच होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे देख रहे हैं। तो आपको देखो, मान लो हम इस एटम को ले लिए, ठीक है, रेड ले लेता हूँ, येलो ले लिया। चलो इस एटम को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हमेशा बीच को देखा जाता है ना। इसको मान लो ले लिया तो एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जगह टच हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और जो यूनिट सेल बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, देयरफॉर इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 प्रकार का होता है, एक स्क्वायर होता है और एक हेक्सागोनल होता है। तो हमने स्क्वायर तो देख लिया, अब हेक्सागोनल देखते हैं। हेक्सागोनल में क्या होगा, जब एटम्स हम लोग बनाएंगे, पहला लेयर तो आसानी से बिछा देंगे। अब दूसरा लेयर में जो हम लोग एटम्स लगाएंगे वो बीच से बनाना शुरू करेंगे। देखो यहाँ से, मतलब ये जो जगह है ना, यहाँ से इस तरीके से बीच से लेना शुरू करेंगे, ठीक है, बीच से लेना शुरू करेंगे, ये बीच से लेना शुरू करेंगे, ये बीच से लेना शुरू करेंगे, इधर भी मिडिल से लेना शुरू करेंगे, ये इधर से और ये इधर से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग देखते हैं कि फिगर किस तरीके से बनेगा। तो सब का अगर हम देखें तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। सबका एटम का सेंटर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो चलो हम इसका पिक्चर बनाने का कोशिश करते हैं ना। एक ऐसा, इसको मैं किसको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये जुड़ गया, ठीक है। तो क्या ये आपको हेक्सागन दिख रहा है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपको एक हेक्सागन दिख रहा है। तो वैसा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 प्रकार का, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको बोलेंगे, वैसा क्लोज पैकिंग जिसमें यूनिट सेल हेक्सागन बने, उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। चलो हम इस स्फेयर को देखते हैं। एक यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ टच हो रहा, 2, एक यहाँ टच हो रहा, 3, एक यहाँ टच हो रहा, 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6। तो 6 जगह से टच हो रहा है। देयरफॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हेक्सागन यूनिट सेल आता है। यूनिट सेल क्या आता है, हेक्सागन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो टच करता है एक दूसरे को, वो 6 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल स्क्वायर होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनाते हैं, जब हम लोग कॉर्नर एक लेयर पूरा बिछा देंगे, दूसरा लेयर जब हम लोग बिछाएंगे तो कॉर्नर को कॉर्नर से जब जोड़ेंगे
तो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा। अच्छा, हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनेगा? जब हम लोग यहाँ पर बीच से एटम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर बीच दिख रहा है वहाँ से एटम बनाना शुरू करेंगे तो ये आपका क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है वो खुद 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है? अब 3 डायमेंशनल भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो हम लोग 3D पैकिंग देखते हैं। 2D पैकिंग आई होप क्लियर हो गया है ना, ये सारा मैंने बता दिया। एक का देखो, तो 2D क्लोज पैकिंग में एक का स्क्वायर आता था तो इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसका यूनिट सेल हेक्सागोन आता था इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर किसी भी एटम को पकड़ लो, मान लो ये एटम को पकड़ लो तो एक यहाँ टच हो रहा है, 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 तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसमें देख लो तो 6 होगा, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्लियर है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान देना ए स्ट्रक्चर बोलते हैं 2D वाले को, जो स्क्वायर वाला। ए क्यों? क्योंकि जैसा लेयर फर्स्ट रो में है वैसा ही लेयर सेकेंड रो में है, वैसा ही लेयर थर्ड रो में है, वैसा ही लेयर फोर्थ रो में है। क्लियर है बात? तो ऐसा प्रकार का पैकिंग को ए बोलते हैं। ऐसा प्रकार का पैकिंग को हम लोग ए बी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेयर तो एक जैसा होता है, सेकेंड लेयर हम लोग बीच से स्टार्ट करते हैं, फिर से फर्स्ट लेयर शुरू से, तो फिर से ए आया, फिर से फोर्थ लेयर बी से। फिर से मैं बता देता हूँ, पहला लेयर इसने बी माना ना, हम ए मान के चले, तो मान लो पहला लेयर ए है, तो दूसरा लेयर बीच से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको बी बोल दिया, तीसरा लेयर फिर से शुरू हुआ इसलिए ए बोल दिया, ठीक है, चौथा लेयर फिर से बीच से स्टार्ट हुआ इसलिए बी, इसलिए इस पैकिंग को ए बी पैकिंग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, जो कि हमने अभी पढ़ाया 2 प्रकार का होता है। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर क्यूब आएगा यूनिट सेल, यहाँ पर हेक्सागन आएगा। तो चलो देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 2 टाइप्स। पहला होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एक दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये बनता कैसे है हम लोग समझते हैं। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे हम लोग थर्ड लेयर डालें ऊपर से, हाइट वाला लेयर, तो जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनेगा, है ना। और अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2D था उस पर थर्ड लेयर डाले तो क्या बनेगा? हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का दूसरा टाइप जो था वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। कैसे सर समझाइए? देखो ये है ना, ये क्या 2D है, इस पे अगर हम लोग हाइट ऊंचाई वाला ऊपर से अगर हम लोग जेड एक्सिस से डालने लगे एटम, तो स्क्वायर पे हम लोग एटम डाल रहे हैं ना, तो जो ये बनेगा वो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनेगा। ये वाला, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, 2D है, इस पे अगर हम हाइट की तरफ से एटम डालना शुरू करें तो जो बनेगा क्लोज पैकिंग उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। तो 2D को 3D बनाने का क्या तरीका? लेंथ ब्रेथ तो पहले से ही था 2D पे, हाइट डालो, ऊपर से एटम डालना शुरू करो। अगर हम स्क्वायर वाला में ऊपर से एटम डालना शुरू करेंगे तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनेगा 3D में, और अगर हेक्सागोनल वाले में डालेंगे तो हमारा हेक्सागोनल बनेगा। बोलो सर कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखो कैसे होगा बच्चा। ये 2D है, ये क्या है? 2D स्क्वायर। हम एक और स्क्वायर ले रहे हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 2 स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्यूब बनता है ना। मतलब अगर स्क्वायर को एक हाइट की तरफ जोड़ दे तो क्यूब बनता है, तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोन है, इस पे जब 3D लेयर डालेंगे तो एक हेक्सागन ही बनेगा 3D वाला, ठीक है, तो वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। तो क्लोज पैकिंग इन 3D 2 प्रकार का, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं? अभी आपने देखा कि जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग था वो स्क्वायर पे बन रहा था, ए टाइप में बन रहा था। किस पे बन रहा था? ए टाइप में बन रहा था, है ना। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था उसका 2D वाला क्या था? ए बी था। अरे पगले, इसका 2D वाला क्या था? ए बी वाला था, और इसका 2D वाला क्या था? ए वाला था, है ना। अब इसी पे हम लोग हाइट पे डालेंगे एटम्स और इस पे भी हम लोग हाइट पे डालेंगे एटम। देखो मैं पिछला तुम्हारा दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है तुम लोगों को। तो ये देखो ए बी यही ना,
इस पे हम तीसरा लेयर डालेंगे और इस पे हम तीसरा लेयर डालेंगे। ये पहले से ही ए बी है, तीसरा लेयर को सी बोल दिए, तो इसको इस टाइप ऑफ पैकिंग को ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी हाँ, इस टाइप ऑफ पैकिंग को हम लोग ए बी पैकिंग ही बोलेंगे। क्यों ए बी पैकिंग बोलेंगे, टंग स्लिप हो गया, कैसे समझाते हैं। देखो ए बी तो पहले से ही है, अब जो तीसरा लेयर है वो बी की तरह ही डालना, बी की तरह मतलब बीच में ही डालना, लेकिन बस अंतर क्या, टॉप में डालना, हाइट की तरफ से बीच में ही डालना है। बी लेयर किसको बोल रहे थे, जो हम लोग बीच में मतलब दो एटम था उसके बीच में जब डाल देते तो इसको बी लेयर बोल रहे थे ना। तो ए बी पैकिंग ही कहलाएगा, बस हाइट की तरफ जाएंगे। अब 3D में क्या कर लेते हैं हम लोग, 3D में क्या कर लेते हैं हम लोग, ये 3D है ना, इस लेयर को ए बोल देते हैं, इस लेयर को हम लोग बी बोल देते हैं, और इस लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, सी लेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो बस बाबू तुम लोग ज़्यादा मोबाइल से हम तुम लोग को ये नहीं दिखा सकते, क्या विजुअलाइज नहीं करवा सकते। अगर आपको ज़्यादा विजुअलाइज करना है 3 डायमेंशनल, तो आप गूगल सर्च करो, गूगल सर्च से अच्छा यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में लिखो 3 डायमेंशनल पैकिंग इन एनिमेशन वीडियो, एनिमेशन से देखो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक के लिए हम आई होप 80 से 90% हमने तो समझा दिया है कि किस तरीके से हो सकता है। 2D में ही मैंने 3D समझाने का कोशिश किया है कि अगर स्क्वायर है इधर और इधर, और इस पर अगर हम थर्ड एटम इस तरीके से डाले ऊपर 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 ऊपर, मतलब जेड एक्सिस समझते हो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है ना, बीच में जो जाता है उसी को जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो बीच वाला का मतलब क्या हुआ, प्लेन के ऊपर मतलब बाहर की तरफ जो जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, चलो एक पूछ रहा है कि सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये CBSE में पूछा जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये सारा सिर्फ नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक में आपको ये पूछा जा सकता है जैक बोर्ड में, बस एक ही साल पूछा गया 2011 में 1 मार्कर में, कि यूनिट सेल का क्या क्या पैरामीटर्स होता है। तो 6 होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट और अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक और फेस सेंटर्ड और यूनिट सेल, तो ये CBSE के लिए है। नेक्स्ट तुम्हारा ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये एफिशिएंसी है, बस हमको याद रखना है कि कॉर्नर्स का 1/8 होता है और बॉडी सेंटर का 1 होता है, फेस सेंटर का 1/2 होता है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 3 टाइप्स का होता है, कभी नहीं पूछेगा, फॉर ओनली नॉलेज। पिक्चर उक्चर सारा चीज़ नॉलेज के लिए, ये 1D होता है, ये भी 2D है, ये भी 2D है, 2D में ये 3D है, ठीक है, जब 2D के ऊपर डालेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में 2 प्रकार का होता है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, फॉर CBSE एंड फॉर बोथ बोर्ड, CBSE और जैक बोर्ड दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पैकिंग को क्या बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। दूसरे वाले पैकिंग को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग किसको बोलेंगे, जिसमें 3 लेयर होगा, A, B और C, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB से बन रहा था ना रे, हेक्सागोन वाला से, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनता था, और ये तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D से बनता था, और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से बनता था, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बस याद कर लो, AB स्ट्रक्चर होता है, इसका ABC स्ट्रक्चर होता है। क्यूब है तो 3 चीज़ होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसलिए ऐसा समझ लो। अब ये कैसे बनता है, तो हमने अभी बताया कि जब भी हम लोग थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, तब CCP पैकिंग होगा। और जब भी हम लोग थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे ऊपर डालेंगे तो SCP। यहाँ पर ब्लंडर हो गया, सर क्या बता दिया आपने, यहाँ तो अभी आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताया था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बताया था। अभी आपने बोला था कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2D वाला था उस पर ऊपर से एटम डालेंगे तब बनेगा क्यूबिकल, और इसमें आपने बताया कि जो 2D वाला हेक्सागोनल था उस पे ऊपर से एटम डालेंगे तब बनेगा हेक्सागोनल इन 3D। अभी आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड बता रहे, तो देखो पहले समझाता हूँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पहले 2D बना ले रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, इस तरीके से, चलो बना लिया। अब देखो जब ये एटम्स को हम लोग डाल रहे थे तो एक वॉइड बनता, व्हाट डू मीन बाय वॉइड, वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, जो भी एम्प्टी स्पेस होता है, जो भी खाली स्पेस होता है, तो यहाँ तुमको खाली स्पेस दिख रहा है,
यहाँ पर तुमको खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर तुमको खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर तुमको खाली स्पेस दिख रहा है, सब जगह में तुमको क्या दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है। तो ये जो खाली स्पेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। वॉइड दो प्रकार का हम लोग को पढ़ना है सीबीएसई के लिए, होता तो बहुत प्रकार का, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, बहुत होता है हमको, लेकिन बस सिर्फ दो पढ़ना है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब तुम समझो टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं। वो वॉइड मतलब वो एम्प्टी स्पेस जो कि बनता है जब चार एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कितने से, चार। जैसे ये खाली जगह बना है ना, कब, जब 1 2 3 और 4 एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिख रहा, ये तुमको एक स्क्वायर की तरह ही दिख रहा होगा वॉइड, देखो ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा एक, है ना। तो वैसा वॉइड, वैसा एम्प्टी स्पेस जो तब बनता है जब 4 एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं, हेक्सागोनल वाला बना लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला। ये पहला लेयर हो गया, बीच में जाएगा, ये दूसरा लेयर हो गया, फिर ओरिजिनल से बनाएंगे, अब देखो अब देखो अब देखो, ये जो वॉइड बना, ये इस वॉइड को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर क्यों 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 क्यों, चलो पिक्चर अच्छा सा क्लियर वाला दिखा देते हैं ना। ये 2D वाला था ना, तो ये 2D वाला में ये जो वॉइड बन रहा है, रेड कलर ले लेते हैं, ये जो वॉइड बन रहा है, ये जो वॉइड बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल है। क्यों, क्योंकि ये वॉइड बन रहा है जब 4 एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन कौन सर 4 एटम, सर एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम, 4 एटम हुआ। ये वॉइड को देखे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4 एटम्स कंबाइन कर रहा है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब 6 एटम्स एक दूसरे को टच करता है। सर कैसे, ये जो दिखा ये ऑक्टाहेड्रल है, ये जो दिखा ये ऑक्टाहेड्रल है। जो ट्रायंगुलर टाइप में तुमको वॉइड दिख रहा है ना, उसी को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये देखो, ये सारा क्या है, ओवी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। सर कैसे समझाते हैं, 6 एटम्स कैसे टच कर रहा, मान लो हम इसी एटम को ले लिए, तो एक यहाँ से टच हो रहा है, 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 एक यहाँ से, और हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होता ही था। तो हमको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट। तो अभी तक में 2 इम्पॉर्टेंट है बाबू, रट जाओ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग 3D में, क्या अंतर है। सर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग 3D में टेट्राहेड्रल वॉइड के कारण बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3D में ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कारण बनता है। सर क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का जो नाम होता है स्ट्रक्चर का, होता है ABC, और सर हेक्सागोनल का जो नाम होता है वो AB होता है। चलो क्लियर हो गया। अब बात आता है डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों बोर्ड्स के लिए। वो वॉइड जब 4 एटम से जुड़ करके बनता, वो वॉइड, वो खाली स्थान जो बनता है 4 एटम्स के जुड़ने पर, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। और वो खाली स्थान जो कि 6 के जुड़ने से बनता है, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ये इसमें 4 एटम जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आज के लेक्चर में जो मैंने ऑफलाइन लेक्चर पढ़ाया था, उनमें स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि जितना भी एटम्स होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जितना भी नंबर ऑफ एटम्स होता है उसी के इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मतलब मान लो कि हम कोई FCC यूनिट सेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, FCC यूनिट सेल। तो FCC यूनिट सेल में क्या होता है बाबू, 8 कॉर्नर्स में आपके एटम, सर यस 8 कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, और 6 फेस सेंटर पे एटम होता है, यही ना। तो हम लिख दे 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। अगर इसका टोटल एटम निकालना पड़े तो 8 कॉर्नर को 1/8 से कॉर्नर के लिए एफिशिएंसी होता, तो 8 × 1/8 1 आएगा। फेस सेंटर का एफिशिएंसी 1/2 होता, तो 6 × 1/2 3 आएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। मतलब टोटल एटम कितने होते हैं, 4। तो 4 एटम होते हैं, तो ध्यान रखना जितना एटम होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो 4 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगा, और जितना एटम होता है उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो 4 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं SCC का। SCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2, क्योंकि इसका डबल होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, इसलिए 1 होगा। मान लेते हैं BCC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड। तो आपने पढ़ा है कि बॉडी सेंटर में Z मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड दुगना होता है तो 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होता है, इसलिए 2। क्लियर है बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 एटम इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 6 एटम इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इज 6। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हमेशा डबल होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हमेशा इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी तीनों का, SCC, BCC, FCC का पढ़ेंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ करके आइएगा, ठीक है। और फिर हम लोग फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो आया है ना FCC 74%, ये हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। और ये जो BCC आया 68%, इसको भी डिराइव करेंगे। सिंपल क्यूबिक जो 52% आया, इसको भी डिराइव करेंगे। और यही है कि सब्सक्राइब द चैनल, जो भी होगा वीडियोस अपने क्लासमेट्स के जो अच्छे बच्चे उन्हीं को ही शेयर करें, जो पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं। बाकी तो PUBG खेल ही रहे, PUBG खेलना भी बहुत अच्छी कला है। क्यों? क्योंकि PUBG खेलने से क्या होता है, आपका जो माइंड है वो फ्री होता है, ठीक है ना। तो PUBG लिमिटेड टाइम पे ही खेले, ये नहीं कि दिन भर रात भर डिनर और विनर चिकन डिनर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फॉर ज्वाइनिंग एनी प्राइम मेंबरशिप, पिछले वीडियो में ही बताया था, दिस इज़ द कॉलिंग नंबर एंड दिस इज़ द व्हाट्सअप नंबर। प्राइम मेंबरशिप का कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ है, क्यों? क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये आपको कुछ ही मतलब 10 से 15 वीडियोज़ ही आपके फ्री होंगे। बाकी सारे जो क्लास 12 का होल क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ का, वो आपका पेड होगा। किस तरीके से पेड होगा? बहुत नॉमिनल चार्जेस है। नॉमिनल चार्जेस वही है जो आपको लगता है, वो आप कॉल कर सकते हैं नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेंसिटी, न्यूमेरिकल्स, डिफेक्ट, सॉलिड्स और ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कि डेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स, सॉलिड्स में जितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, बैंड थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में पैरामैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर का दी एंड भी कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।